लोगों ने अपार बहुमत से मुझे चुना। हम लोग पहले भी खिदमत करते आ रहे हैं, पावर में रहें या न रहें, लेकिन हमारा हम हो या हमारा परिवार हो, हमेशा लोगों के खिदमत में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये जोकीहाट बहुत ही पिछड़ा इलाका हुआ करता है बिहार का, लेकिन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ पे पुल पुलिया सड़क बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी है। महानंदा बेसिन की बात है, जोकीहाट बाढ़ प्रभावित इलाका है। हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है। इसकी बड़ी लंबी लड़ाई तस्लीमुद्दीन साहब ने लड़ी है और अगर हम लोगों की सरकार आई, राजद की सरकार आई, तो हमारा प्रयास रहेगा। स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब का सपना था मानव सेवा का। हम लोग मानव सेवा करते हैं, करते रहेंगे। पिछले 2 वर्षों में इन सारे पुलों के बारे में हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई है, सरकार को घेरा है, पदाधिकारी को कई बार लिख के दिया है। हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले लोग। मैं मिराज खान और आप देख रहे हैं सीमांचल का सबसे ज़्यादा देखने जाने वाला यूट्यूब चैनल खबर सीमांचल। इस वक्त हम मौजूद हैं जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जोकीहाट से विधायक शाहनवाज आलम साहब। शाहनवाज आलम साहब के बारे में मैं बता दूं कि यह सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के सबसे छोटे बेटे हैं, जो पिछले दिनों जोकीहाट उपचुनाव के दौरान चुनावी मैदान में पहली बार राजनीति मैदान में आए और अपार बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुँचे। लगभग 80,000 के आसपास इनको मतदान हुआ था और 40,000 से अधिक वोटों से इनकी जीत हुई थी। साथ मौजूद है शाहनवाज आलम साहब बात करने के लिए। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारी चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर सीमांचल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से आपके परिवार के लोग पिछले कई सालों से, लगभग 30 साल की राजनीति मान लिया जाए कि आपके परिवार के लोग करते आ रहे हैं। आपको पहली बार मौका मिला आपके वालिद के इंतकाल के बाद। लगभग 2.5 साल का सफ़र आप तय कर चुके हैं। इस 2.5 साल के सफ़र में आपको राजनीति कैसी लगी? देखिए, जहाँ तक जोकीहाट सीट की बात है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबों को, 1969 से लेकर के 1989 तक हमारे अब्बा मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब को यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उसके बाद वो सांसद बने और उसके बाद हमारे भाई जनाब सरफराज आलम साहब को लोगों ने मौका दिया, उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उसके बाद 2017 में हमारे पिताजी का देहांत के बाद, उस टाइम वो अररिया से सांसद थे, उस खाली सीट पे जनाब सरफराज आलम साहब चुनाव लड़े और लोगों ने भारी मतों से उनको विजयी बनाया। जोकीहाट सीट खाली हुई। हमें खिदमत सेवा करने का मौका मिला। लोगों ने अपार बहुमत से मुझे चुना और लगातार 2018 लगभग 2 साल से कुछ ज़्यादा वक्त हुआ है, 2.5 साल नहीं हुआ है, तो लगातार मैं लोगों के बीच हूँ, उनके साथ हूँ। और राजनीति तो हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं और जनसेवा हम लोग के भाव में है। हम लोग पहले भी खिदमत करते आ रहे हैं, पावर में रहें या न रहें, लेकिन हमारा हम हो या हमारा परिवार हो, हमेशा लोगों के खिदमत में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। 2.5 साल का सफ़र आपने तय किया है। 2.5 साल के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे। इस बीच में कोई ऐसा वाकया जो आपको लगा हो कि इस क्षेत्र में आके आपने जनता के लिए कुछ अच्छा किया हो? देखिए, काम तो जोकीहाट में लगातार पिछले कई वर्षों से हो रहा है। ये जोकीहाट बहुत ही पिछड़ा इलाका हुआ करता है बिहार का, लेकिन आप जब जोकीहाट घूमेंगे तो देखेंगे कि अन्य क्षेत्रों के मुकाबले
यहाँ पे पुल पुलिया सड़क बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी है। समय के हिसाब से चीज़ों में क्षेत्रों में बदलाव भी आता है। आज हमें किसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तो कल किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं, काम हो रहा है। जोकीहाट जो क्षेत्र है ये सैलाब प्रभावित इलाका है और हर साल यहाँ पे सैलाब आती है। जी। सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब ने इन पे बहुत सारा काम किया। सीमांचल गांधी ने इस क्षेत्र को सैलाब से बचाने के लिए महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पे काफ़ी काम किया और जो उनके जाने के बाद अधूरा रह गया। उनके जाने के कुछ दिनों बाद तक इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन अब ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या सीमांचल गांधी के अधूरे सपने को पूरा करने में आपने कुछ अपना योगदान निभाया? देखिए, महानंदा बेसिन की बात है, जोकीहाट बाढ़ प्रभावित इलाका है। हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है और जान माल मवेशी करोड़ों अरबों का नुकसान होता है। एक आम किसान का फसल अगर बर्बाद हो जाता है तो उसको अगले 6 महीने साल भर भी वो अपने आप को उसकी भरपाई नहीं कर पाता है। कई पुल पुलिया दर्जनों आप देखेंगे हर साल टूटता है और हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द सब बहाल हो जाए। और जहाँ तक महानंदा बेसिन की बात है, इसकी बड़ी लंबी लड़ाई तस्लीमुद्दीन साहब ने लड़ी है और हम लोग भी समय समय पे इसको उठाते रहे हैं, आगे भी इसको उठाते रहेंगे और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि बाढ़ का जो है स्थायी निदान सरकार निकाले। पिछले 15 वर्षों से जो सरकार रही है, हमेशा सीमांचल क्षेत्र का या हम लोगों का अनदेखी किया है। आने वाले दिनों में अगर हम लोगों की सरकार आई, राजद की सरकार आई, तो हमारा प्रयास रहेगा कि बाढ़ का इस संपूर्ण इलाके को बाढ़ का स्थायी निजात मिले। एक सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस वक्त आप चुनाव में पहली बार आए, चोकता पंचायत के अंतर्गत एक कोई पुल था जहाँ पे लोगों ने उसका विरोध किया और मतदान का बहिष्कार किया। 2 साल का वक्त बीत गया, वहाँ पे बोर्ड तो लगा, प्लेट लगा, शिलान्यास हुआ, लेकिन काम चालू नहीं हो पाया। फिर विधानसभा चुनाव है और ऐसे हालत में अगर वो लोग विरोध करते हैं तो उनका विरोध जायज़ होगा, लेकिन आप लोगों ने इस पर काम नहीं किया। आखिर क्या कमी रह गई कि पिछले कई साल से 15 साल से उनकी मांग है कि इस पुल का निर्माण किया जाए? बगल में कब्रिस्तान भी है, लोगों को जनाजा दफनाने में दिक्कत होती है और इस क्षेत्र में राजनीति करते हुए अगर इस क्षेत्र का विकास में क्या बाधा उत्पन्न हो रही है कि इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा? वो जो जिस पुल की आप बात कर रहे हैं, जो संवेदक है, जो ठेकेदार है, उसको 2 पुल मिला था। एक चकै में मिला था, एक चौकता में मिला था। नाम उनका नरेश है और पहले उसने चकै का पुल को कंप्लीट किया है और अब जाके आप देखेंगे तो चौकता वाला भी पुल जो है पिछले हमको लगता है कि 1-1.5 महीना में चालू किया है और 8-9 पाइलिंग को भी खड़ा किया है। तत्काल पानी आ गया है। कल भी हमारी बात हुई, जैसे ही पानी कम होगा वो जल्द से जल्द इस काम को पूर्ण करेगा। सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब जब 2014 में सांसद बने, अररिया के सांसद चुने गए, उस समय उन्होंने जोकीहाट क्षेत्र में लगभग 7 पुल का शिलान्यास किया था, जिसमें अजगरा, चोकता, धनगवा और दोहमाना इत्यादि शामिल है। इन 6-7 जगह के पुलों का जो शिलान्यास किया गया, आज तक ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि आप उनके राजनीति विरासत के रूप में राजनीति संभाल चुके हैं। लेकिन उनके द्वारा जो अधूरे काम है उनको आपने या आपके बड़े भाई ने, जो इस क्षेत्र से दोबारा सांसद चुने गए, इस पर काम नहीं किया। क्या जब सीमांचल गांधी के द्वारा का जो सपना था वो आज भी अधूरा है, तो उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? एकदम जिम्मेदारी है। स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब का सपना था मानव सेवा का। हम लोग मानव सेवा करते हैं, करते रहेंगे। जहाँ तक इन सारे पुलों की बात बोला है आपने, इसमें जो संवेदक है वो क्या कहते हैं, ब्लैक लिस्टेड भी हो चुका है। 1-2 पुलों पे जो है अभी शपथ पत्र बनाया गया है कि भाई काम हम जल्द चालू करेंगे। पिछले 2 वर्षों में इन सारे पुलों के बारे में हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई है, सरकार को घेरा है, पदाधिकारी को कई बार लिख के दिया है। पहले भी मैंने कहा कि ये जो मौजूदा सरकार है
मौजूदा सरकार है जो मतलब कहीं ना कहीं संवेदक की लापरवाही और जो ये ग्रामीण विकास की लापरवाही का इतना नतीजा है। उस समय जो तस्लीमुद्दीन साहब करीब मेहनत से लड़ के झगड़ के इस पुलियों को लाया और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। मैंने इस पे चिट्ठी पत्रांक सारा लिखा है और जल्द ही इस पे काम चालू होगा। एक दो पुलों पे जो है फिर से रिवाइज क्या कहते हैं डीपीआर बन रहा है, उस पे पुनः टेंडर होगा। आपसे एक सवाल और लेना चाहेंगे। जोकीहाट में 15 साल पहले आश्रय स्थल बना था सैलाब प्रभावित लोगों के रहने के लिए, जिसमें जोकीहाट प्रखंड के आसपास भी एक बना था। उसमें अभी अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। वहाँ पे दुकान चलते हैं, जो दुकानदार वहाँ पे दुकान चला रहे हैं उनका कहना है कि स्थानीय जो मुखिया हैं वो पैसा लेकर हम लोगों को ये दिए हैं ताकि यहाँ पर हम लोग रोजगार करें। तो जब आश्रय स्थल सरकारी बना था और उसमें सैलाब प्रभावित लोगों को रहने के लिए था, फिर ये आखिर कहाँ पर ये तालमेल नहीं बैठी ठीक से, या फिर क्या समस्या है कि मुखिया के द्वारा वो लोगों को डिपुट कर दिया गया दुकानदारी करने के लिए? देखिए, जहाँ तक बाढ़ आश्रय स्थल की बात है, हमारा बाढ़ प्रभावित एरिया है। हमारे 2 वर्ष के काल में अभी 3 नए बाढ़ आश्रय स्थल बन रहे हैं। एक तारन में बन रहा है, एक बारा में बन रहा है और एक सिकटिया में बन रहा है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बन रहा है। जिस बाढ़ आश्रय स्थल की बात आप कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई है। अगर हमारे पास शिकायत आएगी, मैं तुरंत इस मामले को संज्ञान में लूँगा और मैं चाहूँगा कि जिस पर्पज़ के लिए इस भवन का निर्माण हुआ है, पुनः उस पर्पज़ के लिए उसको बहाल किया जाए। कुछ सवाल आपसे और लेना चाहेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और हो सकता है कि राजद फिर दोबारा आप को उम्मीदवारी दे और आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ें। कुछ लोगों के जो सवाल आ रहे हैं कि इस क्षेत्र में विकास का काम उतना तेज़ी से नहीं हो पाया, जैसे कि पलासी और जोकीहाट मिलाकर 2 प्रखंड के जोड़कर जोकीहाट विधानसभा बनता है, लेकिन पलासी में भी कुछ पुल पुलिया ऐसे हैं, कुछ सड़क ऐसे हैं जो शिलान्यास के बाद अब तक काम नहीं चला। और पलासी के लोगों का ये आरोप लगता है कि जो विधायक चुने गए हैं वो पलासी के क्षेत्र को अनदेखा कर रहे हैं, इधर के लोगों पर ज़्यादा खासा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई? आपको क्या लगता है कि आपने बराबर इंसाफ किया है जोकी और पलासी लोगों के साथ में? देखिए, हम लोग के लिए संपूर्ण जोकीहाट, चाहे वो जोकी हो, चाहे पलासी हो, चाहे किसी समुदाय के लोग हो, हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले लोग। पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में हमने हर क्षेत्र में एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। और कौन लोग आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, मैं इन आरोप प्रत्यारोप पे जाना नहीं चाहता हूँ। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। मेरी जनता के प्रति जवाबदेही है और जनता को वक्त आने पर मैं अपना हिसाब भी दूंगा और खुशी होगी मुझे। जो सवाल हैं जनता के, मैं देने के लिए तैयार हूँ। एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, पर्सनल सा सवाल है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे इलाके में जो विधायक होना चाहिए वो दबंग होना चाहिए। अब क्या शराफत या शरीफ लोगों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है? जाहिर सी बात है, हमारे शराफत को मतलब क्या कहते हैं, हमको देखते हुए ही लोगों ने वोट दिया था। अब किन लोगों को दबंग चाहिए ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, बहुत तरह के लोग होते हैं क्षेत्र में, हर किस्म के लोग होते हैं, हर तरह के वोटर होते हैं। ये तो जनता तय करेगी समय आने पे ना। जनता को दबंग चाहिए कि जनता को एक अच्छा नेता चाहिए, शिक्षित चाहिए, क्या चाहिए ये जनता तय करेगी, ये उनका हक है। समय आने दीजिए। जनता का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वोट दे करके अपना MP MLA चुनने का, वो चुनेगी। इस पर हम लोगों को बहस नहीं करना चाहिए। जनता का हक है ये, जिसको भी चुनेगी वो सर्वमान्य होगा, सबको होता है, हमेशा आगे होगा। हमारे आपके बोलने से क्या होगा, जनता ने तय करेगी। किसी अधिकारी के सामने अगर जाते हैं तो क्या दबंगई से ही काम किया जा सकता है या फिर अधिकारी से और भी तरीके हैं काम लेने के? नहीं, जितने भी अररिया जिला के पदाधिकारी हैं सबसे क्या कहते हैं, हम लोगों की बात सुनते हैं। जो भी हम लोगों का जन समस्या होता है उसका जल्द से जल्द निवारण होता है।
हम लोग को तो जन समस्या से न मतलब है। हाँ, तो हम लोग उस चीज़ में सफलता मिलता है, हम लोग काम करवाते हैं, जो भी काम आता है काम होता है, होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक सवाल और लेना चाहेंगे आपसे आखिर में कि जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र जो है इसमें एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है और जोकीहाट में हाई स्कूल की संख्या बहुत कम है, जहां है भी तो शिक्षक नहीं है। कॉलेज के नाम पे एकमात्र किसान कॉलेज है जहां पे जानवर मवेशी बांधे जाते हैं, लेकिन वहां पे कॉलेज टाइप का माहौल नहीं है। उसके अलावा खेल के मैदान के लिए लगातार मांग उठता रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में ना तो खेल के मैदान पे कोई ख़ास काम हो सका है, ना ही कोई अच्छे ढंग का कॉलेज यहाँ पे बनाया गया। तो एजुकेशन के क्षेत्र में क्यों पिछड़ा रह गया ये इलाका? पहले भी आपको बोला, मौजूदा सरकार में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो जग जाहिर है। आज आदरणीय शिक्षकों को पढ़ाई को छुड़ा करके सारा काम सरकार ले रही है। शिक्षा व्यवस्था इस 15 साल में इतना चौपट हो गया है, कोई इसकी सुधि लेने वाला नहीं है। हम लोग समय समय पे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन शिक्षकों को सारे अन्य कामों में लगा दिया जाता है। तो इस तरह की कई योजनाएं हैं। भविष्य में हम लोग चाहेंगे जोकीहाट का आने वाला हर एक कोई शिक्षित हो। हम लोग के एजेंडा में है कि कोई अच्छा शिक्षण संस्थान भविष्य में हम लोग ज़रूर खोलेंगे। और जहाँ तक खेल मैदान की आप बात कर रहे हैं, मेरे विधायक बनने के बाद कई बार लोगों ने मांग उठाया और हमने प्रयास भी किया, विधानसभा में इसकी आवाज़ भी उठाई। और क्या कहते हैं, अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन लगने से पूर्व जो है ये हाई स्कूल का एक मैदान खाली पड़ा हुआ था। हाई स्कूल के अथॉरिटी से हम लोगों ने लेटर संबंधित विभाग को भेज दिया है। मुझे उम्मीद है ये लॉकडाउन के कारण टेंडर नहीं हो पाया हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इस खेल मैदान का टेंडर जल्द हो जाएगा और जो लोगों की वर्षों से जो मांग है वो पूर्ण हो जाएगी। जितने भी प्रतिक्रिया प्रोसेस था वो हम लोगों ने सारा पूर्ण करके संबंधित विभाग को भेज दिया है। एक सवाल और लेना चाहेंगे। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे मजदूर जो इस क्षेत्र के थे बाहर काम करने के लिए गए हुए थे, लॉकडाउन के कारण वापस लौटे, लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी कल कारखाना या फिर इस तरह के कारोबार नहीं रहने की वजह से आज प्रतिदिन सिर्फ जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से लगभग 10 बस रोजाना भरकर यहाँ से जाती हैं, जो मजदूर फिर पुनः दूसरे शहर में जा रहे हैं काम करने। इस क्षेत्र में कल कारखाने की काफ़ी कमी है, जिस वजह से मजदूरों का पलायन हो रहा है। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए भविष्य में आपके पास क्या प्लान है? देखिए, सबसे पहली बात है तो मैं आपसे आप ही से पूछना चाहूँगा, बिहार में कहाँ कल कारखाना है? जो सरकार जो दावे कर रही है सुशासन की, पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि बिहार में कल कारखाना है कहाँ। दूसरी बात आप ये पता कर लीजिए पिछले 15 वर्षों में कितने कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं। आपको मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। पलायन जो है बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, ये संपूर्ण बिहार की समस्या है। पिछले 15 वर्षों में जो बिहार पीछे गया है उसका ये नतीजा है कि मौजूदा बिहार सरकार, आप ये देख लीजिए ना कि 15 साल में सरकार ने कितने लोगों को रोज़गार दिया है किसी को रोज़गार, किसी के लिए कुछ किया है? सिर्फ अपना तारीफ करते रहते हैं, सुशासन सरकार, सुशासन सरकार, सुशासन सरकार। अफसरशाही इसी सरकार में है, शिक्षा व्यवस्था इसी सरकार में चौपट हुई है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, मजबूर हैं लोग। एक तरफ सरकार बोल रही थी, अभी लॉकडाउन के कार्यकाल की बात है, लोगों ने एक तो पहले जो बेचारे मजदूर फंसे हुए थे उनको तो बुलाने का काम नहीं किया। जब तमाम देश से सुनना पड़ा इस सरकार को तो लाने की व्यवस्था की गई, कहा गया कि आइए आप लोग, हम आपको रोज़गार देंगे। आज देख लीजिए नतीजा, कहीं कोई रोज़गार नहीं है, लोग फिर से पलायन चालू कर दिया। लोग जो है लाखों लोग रोज़ जा रहे हैं दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा। ये बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले दिनों में हम लोग चाहेंगे जो जिस तरह का जो यहाँ पे हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है, कृषि का कोई उद्योग लगे, इस तरह का कोल्ड स्टोरेज है, बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आदमी करना चाहे तो अवश्य होगा। और आगे भी अगर हम लोग का मौका मिलेगा तो कृषि से जो आधारित मतलब क्या कहते हैं कल कारखाने हैं,
हम लोग प्रयास करेंगे कि लगे, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके, लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ 2 पैसा कमा सके और खुशी से रह सके। जोकीहाट रेफरल अस्पताल के एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जोकीहाट रेफरल अस्पताल में स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं रहने के कारण प्रतिदिन यहाँ पर लोग, अगर छोटा सा एक्सीडेंट भी होता है तो उसे तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है, और हमेशा जोकीहाट रेफरल अस्पताल के जो प्रभारी हैं उन पर भ्रष्टाचार को आरोप लगता रहा है। तो आपके कार्यकाल में इसमें क्या सुधार हुआ, और जोकीहाट अस्पताल के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जिस प्रभारी की बात आप कर रहे हैं, तो आपको जानकारी दे दूं कि वो प्रभारी बदल गए हैं। आजकल मेरे ख्याल से शकील साहब हैं प्रभारी। और आप जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात है, जिस तरह बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है, उसी तरह चिकित्सा व्यवस्था भी चौपट है। आज इस कोरोना काल में कहीं कुछ हो रहा है, देख रहे हैं, लोग बिना इलाज कराए हुए भी पॉजिटिव आ जा रहा है, बिना जांच कराए। तो ये सब तो हम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जो है बिहार देख रहा है कि बिहार में क्या चिकित्सा व्यवस्था है। जहाँ तक जोकीहाट की आप बात कर रहे हैं, जोकीहाट का जो अस्पताल का भवन था सच में बहुत जर्जर था, और हम लोगों ने पहला प्रयास किया कि एक यहाँ पे अस्पताल हो, और हम लोगों ने आवाज़ उठाई। उसका फल ये मिला कि जो जोकीहाट का रेफरल अस्पताल था उसको सामूहिक 30 बेड के अस्पताल में अपग्रेड कर दिया गया है। अभी अस्पताल जो पुराना एक भाग से टूट रहा है, जब ये टूट जाएगा संपूर्ण तरीके से, नया अस्पताल का जल्द से निर्माण होगा। और मुझे उम्मीद है, आशा है, जब अस्पताल को नया भवन मिलेगा, एक नई व्यवस्था होगी, और हम लोग की नज़र भी है, हम लोग भी चाहेंगे जो भी चिकित्सक वहाँ मौजूद हैं अपना जो उनको वक्त होता है अपनी वक्त को ईमानदारी से निभाएं, और जो लोगों का, मरीज़ों का है, उनका अच्छे से देखभाल करें। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र की जनता से आने वाले चुनाव में आपको क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहते हैं जनता से आप? देखिए, जोकीहाट की जनता ने हमेशा हमको, हमारे परिवार को हमेशा दिया है, हमेशा देते आ रहे हैं, कई दशक से देते आ रहे हैं, और हम लोग इनके लिए कुछ भी करें वो कम होगा। जोकीहाट वालों के लिए मैं कल भी समर्पित था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ जोकीहाट विधानसभा के विधायक शाहनवाज आलम साहब। बहुत सारे जनता के सवाल आ रहे थे, जिन सवालों का हमने इनसे जवाब चाहा है, और इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है जवाब देने की। आने वाले विधानसभा में पार्टी अगर इनको प्रत्याशी बनाती है तो इनको उम्मीद है कि जनता एक बार फिर से इनको मौका देगी। अररिया से खबर सीमांचल के लिए मैं मेराज खान।